गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड गुड इन हेल्थ। विकास कुमार जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। और सब लोग जुड़े जाइए जल्दी से फटाफट, और जो भी जुड़िएगा सब लोग अपनी ओर से गुड इवनिंग बता दीजिएगा। योर गुड इवनिंग थंब इज द एविडेंस ऑफ योर प्रेजेंस। सुषमा खुश रहिए। ज्ञानेन जी गुड इवनिंग। नेहा पांडे गुड इवनिंग। संजीव गुड इवनिंग। कुंदन, अर्चना, शिवम, लक्ष्मण गुड इवनिंग। आपको देख के चेहरे पे रौनक आती है, आय हाय वाह। अमित बिश्नोई जी, प्रतिभा गुड इवनिंग। अमित जी गुड इवनिंग। राजीव गुप्ता जी गुड इवनिंग। होम सेल्फ स्टडी गुड इवनिंग। अमित बिश्नोई, कैशर, कैशर माने देवकांत गुड इवनिंग। यार भी खूब खुश रहिए। पप्पू खुश रहिए। अमित बिश्नोई, कैसे हैं सर जी? अच्छे हैं जी। प्रदीप कुमार, जय हिंद। निशा गुड इवनिंग। गौतम कुमार गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अखिलेश बाबू गुड इवनिंग। चलिए, और जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ते जाइए। और जुड़ने के साथ साथ आज की कक्षा की शुरुआत मैं इस बात से करूंगा कि अभी तक जितनों की पढ़ाई हम लोगों ने किया मॉडर्न इंडिया में, क्या उनमें से किसी बिंदु को लेकर, क्या उनमें से किसी क्वेश्चन को लेकर, क्या उनमें से किसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपको दिक्कत है? यदि दिक्कत है तो फर्स्ट फ्यू मिनट्स आई विल बी हैप्पी टू स्पेंड इन रिजॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। पहले कुछ मिनटों में मैं आपकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहूंगा। यदि आपकी समस्या का समाधान मैं निकाल लिया तो उसके बाद मैं आपको अगले टॉपिक की ओर ले चलूंगा। बोलिए भाई, कोई समस्या है आपके सामने? यदि समस्या है तो जल्दी से उसको मेरे सामने रखिए, और उसके बाद मैं आपके सामने अगला टॉपिक लेकर आऊंगा, जिस टॉपिक का रिश्ता ब्रिटिश शासन के दौर में होने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाइए। क्या है सर, इस कोरोना कैस में बस आपकी क्लास ही है जो नॉर्मल लाइफ है? वाह। और तुम ये सोचो कि मेरे लिए भी क्या स्थिति रही होगी कि मैं इस कोरोना के पीरियड में उससे ग्रस्त होकर भी क्लास करता रहा, क्योंकि मैं समझता था कि यहाँ से सकारात्मकता बनी रहती है। प्रतिभा, हाँ प्रतिभा, मुझे आपकी बात याद है। कुणाल, राधे राधे। सुषमा, अच्छे हैं बेटा, एकदम अच्छे हैं, सब कुशल मंगल है, और पूरा यकीन है कि तुम सब भी कुशल मंगल होगे। और अभी तक मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। जो अपनी माँ को दिखाने गया था, अपना स्टूडेंट था ना, वो अभी कोई अपडेट नहीं दिया है। उपेंद्र कुमार, गुड इवनिंग। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना डाउट मेरे सामने रखिए। सर देशमुखी हेड टू हेड होता था, यस, देशमुखों का देशमुख माने सर देशमुख। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है आपके सामने में। अभी तक की चर्चा के मुताबिक मैं ये कह सकता हूं कि मैंने आपका 3 टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, और इन 3 टॉपिक्स में से आपने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा नहीं। अब मैं मानकर चलता हूं कि मुझे चौथे टॉपिक की ओर जाने का
तो सॉरी, मतलब 3 टॉपिक बोल रहा हूँ। 2 टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया और अब मुझे तीसरे टॉपिक की ओर चलने का ग्रीन सिग्नल है आपकी ओर से। सर, सिखों के गुरुद्वारों के बारे में नहीं पढ़ना। ना ना ना, सिखों के गुरुद्वारों के बारे में जो थोड़ी मोड़ी जानकारी चाहिए वो मध्यकाल के दौरान है, बस इतना ही कि वो गुरुद्वारे में अपने धार्मिक क्रियाकर्म करते हैं, तो उसके लिए कुछ पढ़ाई करने की तो जरूरत है नहीं। सिख धर्म के जो नानक देव की ओर से दी गई शिक्षाएं थी वो मैंने पढ़ा दिया था। सिख धर्म के बाद फिर उसमें गुरु गोविंद सिंह के काल तक में आते आते क्या परिवर्तन हुआ वो भी बता दिया था। उसके बाद तो फिर यही कहानी है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना। किसी हिंदू शासक ने मुसलमानों पर कोई धार्मिक कर लगाया था जैसे मुस्लिम शासक ने जजिया लगाया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हिंदू शासक ने मुसलमानों के ऊपर मुसलमान होने के लिए कोई कर नहीं लगाया था कभी। पेशवा का ब्लड रिलेशन था किससे? पेशवा का ब्लड रिलेशन था किससे भाई? पूछो, पहले ये तो पूछो। सिख गुरु, सिख गुरु तो बताया था, मध्यकाल में बताया था ना गुरु नानक देव के बारे में। तो तमाम गुरुओं के बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है। आप ये समझिए ना कि आपके पूरे के पूरे पाठ्यक्रम में छोटा सा टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है नानक। नानक लिखा हुआ है, 10 गुरु नहीं पढ़ना है आपको, बस ये जानना है कि 10 गुरु हुए। इन टॉपिक में कबीर और नानक लिखा हुआ है सिलेबस में। नहीं तो आप यदि हिस्ट्री के सिलेबस को ना पढ़िए और पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ने लगिएगा तब तो आप बहुत गहराई में फंस जाइएगा, उससे बचना पड़ेगा आपको। अभय कुमार जी, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ समय खराब करने की बातें मत किया करिए। मैंने जितना क्वेश्चन का फ्रेमिंग कराना था सब करा दिया है। आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो बोलिए, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना चाहिए कि मनोदशा से बस हवाई बातें मत किया करिए। मुझे जितना क्वेश्चन कराना था मैंने उस टॉपिक के दौरान करा दिया। आपको अब कोई क्वेश्चन परेशान करता है तो आप पूछिए, ये पूछने की घड़ी आपकी है। मेरा काम बताने का है तब जबकि आपको कोई प्रॉब्लम हो। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं मान के चलता हूं कि आपका वो टॉपिक हो चुका है। आपने मेरा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा शायद। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि मैं टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूं, मेरी ओर से कंप्लीट है। आपसे आपके प्रॉब्लम्स पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे आपका प्रॉब्लम, और आप कह रहे हैं कि अपने मन से करा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे अपने से कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं होगा। आप अपनी ओर से बताइए। पेशवा का ब्लड रिलेशन बता दीजिए सर, बालाजी बाजीराव के बाद। जरूरी नहीं है, ये सब फालतू टाइप की बातें करके कोई फायदा नहीं है। मतलब वंशक्रम पढ़ना इतिहास पढ़ने का मतलब नहीं है। बाकी पढ़ना है सब विकिपीडिया में देख लो। पेशवा का वंशक्रम पढ़ लोगे तुम, अभी पढ़ोगे कल भूल जाओगे। क्या जरूरी है? पेशवा का वंशक्रम पढ़ना जरूरी है क्या? बेवजह का प्रश्न पूछते रहता है। और कुछ चीजें गूगल वगैरह नहीं करना आता है क्या? एक उंगली के इशारे पर तुमको गूगल में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन नहीं हम आके क्लास में पूछेंगे। और इसके चक्कर में क्या है, क्वेश्चन नहीं देखेंगे। ऐसे मैं तुम अपना काहे हुनर दिखा रहे हो ऐसे कि मैं अपना टाइम खराब करने में निपुण हूं? क्या हम कह सकते हैं कि अगर भारत की चला गया, मैं किसी का पढ़ रहा था, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि भारत की जनता का कोई स्टेटमेंट था? शाहपुरा तथा रंजीत सिंह, क्या शाहपुरा रंजीत सिंह बोल रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारी बात। किसी कथन वाले क्वेश्चन को किस प्रकार डील करते हैं? अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक, और उसको देख पता नहीं चल पाता कि ये स्टेटमेंट किस प्रकार के हिस्टोरियन का थॉट पर चलेगा। ये तो क्वेश्चन के मुताबिक डिपेंड करता है ना। हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन। तुम पढ़े टॉपिक को अभी नहीं हो और तुम चाहते हो कि विद्वतापूर्वक बयान दे दें, कैसे होगा? जब मैंने इस टॉपिक को पढ़ा दिया, अब उस टॉपिक का क्वेश्चन बनाओ तुम। और उस टॉपिक का क्वेश्चन जब बनाओगे तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक के ऊपर अभी तक जो जो पढ़े हो उसमें 2 ही तरह के स्कूल है, साम्राज्यवादी
और राष्ट्रवादी। अभी जो टॉपिक पढ़े हो उस टॉपिक पे दो ही स्कूल ऑफ थॉट के लोगों ने लिखा ही है, दूसरे के बाद कोई तीसरा स्कूल ही नहीं है यहाँ पर भी। अभी कोई मार्क्सवादी, सबाल्टर्न, हिस्टोरियोग्राफी नहीं आएगा। तो तुमको इस बात को समझने में क्या दिक्कत आएगी भला कि अंग्रेज जब लिखते हैं तो वह बताने की कोशिश करते हैं कि भारतीय राजा दोषी थे। यदि भारतीय राजा की जगह पर किसी गवर्नर जनरल को दोषी ठहरा दीजिएगा तो वो गवर्नर जनरल का दोष मान भी लेंगे, तो कह देंगे कि चलो गवर्नर जनरल दोषी था, कंपनी दोषी नहीं थी। कंपनी का दोष यदि तुम सिद्ध भी कर दोगे तो कह देंगे कि चलो ठीक है, कंपनी दोषी थी, इंग्लैंड की सरकार की कम से कम इसमें कोई भूमिका नहीं थी। अभी के डेट में यही कहानी चलती है कि सबसे पहले वो कहेंगे कि भारतीय राजा दोषी था, इंडियन किंग दोषी था। यदि कोई इतिहासकार यह सिद्ध कर दे कि इंडियन किंग दोषी नहीं था, उदाहरण लेकर समझो, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो शुरुआती दौर में जब अंग्रेज लोगों ने लिखा, इसमें आपको लेखन की एक यात्रा नजर आएगी। शुरुआती दौर में जब उन्होंने लिखा तो कहा कि टीपू दोषी था, क्योंकि उसी ने ट्रवनकोर पर हमला किया था। हम तो अपने संरक्षित मित्र की रक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य थे। अब उसके बाद फिर जाके देखो तो भारतीय इतिहासकार जो थे, जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग थे, वो लोग भी तो लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीपू तो पहले ही घोषणा कर चुका था कि कन्नौर और जकोटे उसका है, तो फिर ट्रवनकोर ने उसकी खरीद क्यों किया। इसका मतलब है कि टीपू को युद्ध के लिए उकसाया गया था। और फिर वो कह देते हैं कि जब आप कॉर्नवालिस का निजाम के साथ रिश्ते पर ध्यान धरोगे तो पता चलेगा कि उसने तो ऑलरेडी निजाम को यह कह रखा था कि हम आपको आपके दुश्मन के खिलाफ युद्ध में सहायता करेंगे। और दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है के लिस्ट में उसने टीपू का नाम नहीं दिया दोस्तों में। तो ये स्पष्ट हो गया था कि वह टीपू के ऊपर निशाना साध रहा था। तो ऐसे में कॉर्नवालिस दोषी है, कॉर्नवालिस दोषी है, ये सिद्ध कर दिया किसने? राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने। जब ये सिद्ध हो गया तो फिर भारत के इतिहासकार की मान्यता स्थापित होगी। अंग्रेज क्या करेंगे, साम्राज्यवादी क्या करेंगे? साम्राज्यवादी इतिहासकार फिर इस पोजीशन को थोड़ा संशोधित किए। उन्होंने कहा कि हाँ, मान लिए कि कॉर्नवालिस दोषी था, कॉर्नवालिस दोषी था। वो क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि मेरी बात कट गई, इतिहासकार है ना, थोड़ा थोड़ा तो पर्दे में अपने पूर्वाग्रह को छुपाने की कोशिश करेंगे ना। पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता की तरह तो पूरी बात नहीं करेंगे, नहीं तो विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। इतिहासकार होने के नाते वो ये कह रहे हैं कि चलो मान लिया कि कॉर्नवालिस दोषी था, लेकिन उसने क्यों किया युद्ध? क्योंकि वह अमेरिका में हार के आया था, और अमेरिका में हारने का जो घाव उसके माथे पे लगा था ना, उसकी बदनामी को वह धोना चाहता था, और इसके लिए वह एक युद्ध जीतना चाहता था। तो यह जीतना चाहता था ताकि उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा उसे मिल जाए। अतः कौन है इस युद्ध का दोषी? कॉर्नवालिस। तो यहां पर क्या हुआ कि कॉर्नवालिस को दोष देकर कंपनी को बचाया गया। ऐसी कोशिशें कई दफा की गई है। जब उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं बचता है अपने पक्ष की रक्षा करने का, तो वह ऑफिसर के माथे पे ठीकरा फोड़ देते। वो ऑफिसर चाहे कॉर्नवालिस हो, चाहे क्लाइव हो, चाहे वह वॉरेन हेस्टिंग्स हो, चाहे वह वेलेस्ली हो, चाहे वो डलहौजी हो, उन ऑफिसर्स के माथे पे वो ठीकरा फोड़ देते।
हाँ उसकी गलती थी, मान लेते। जैसे अभी के डेट में तुम देखोगे तो तुमको एक बात समझ में आएगी कि जब कभी कोई बड़ा क्राइसिस आता है तो बड़े क्राइसिस में हम उस क्राइसिस के लिए जिम्मेदार सबसे अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचते हैं, उसके नीचे वाले किसी एक प्यादे को पकड़ के दोष सिद्धि कर देते हैं और उसको सजा दे देते हैं। तो यही पैटर्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब हम ये देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पैटर्न यही है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कंपनी वाले को बचा देते हैं। कंपनी वाले को बचा देते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि कॉर्नवालिस को दोषी मानने वाले भारत के इतिहासकारों ने कहा कि कॉर्नवालिस तो एक ऑफिसर मात्र था, उसने तो पहले से ही कंपनी के द्वारा तय कर दिए गए एजेंडे को आगे बढ़ाया। ये मान सकते हैं कि कॉर्नवालिस के अंदर एक उत्साह था युद्ध के माध्यम से अमेरिका के अपने घाव को धोने का, लेकिन वो कंपनी के एजेंडे के विपरीत काम नहीं कर रहा था। कंपनी के एजेंडे ने कॉर्नवालिस को एक मौका दिया कि वह अपने घाव को धो ले, क्योंकि 2 बार तो ऑलरेडी कंपनी युद्ध कर चुकी थी मैसूर के साथ। यहां तक कि दूसरी लड़ाई का अंत भी उन्होंने मजबूरी में किया था, क्योंकि मराठों से भी संधि किया था सलवाई वाली, तो कहा था कि हम मैसूर से लड़ते रहेंगे तो आप तटस्थ रहिएगा। यानी कि स्पष्ट है कि उन्होंने मैसूर को अपना टारगेट नंबर 1 मान लिया था। तो जब कंपनी ऑलरेडी मैसूर को टारगेट नंबर 1 मान चुकी है तो फिर कॉर्नवालिस ने उसी को आगे बढ़ा दिया। तो इसमें प्लानर कौन था, प्लान किसने बनाया था? तो कंपनी ने बनाया था। कॉर्नवालिस ने क्या किया, तो उसने तो उसको बस एक्सिक्यूट किया है, एक्सिक्यूट किया है। वो ग्राउंड जीरो पर बैठा हुआ आदमी था, मैंने मैदान में बैठा हुआ आदमी था, उसने एक्सिक्यूट कर दिया। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट यह है कि यदि हम तमाम एविडेंस दे दिए जिससे कि दिख गया कि हाँ कंपनी दोषी है, कंपनी दोषी है, ये बात सिद्ध कर दिया भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने, तो फिर अंग्रेज इतिहासकार क्या सिर्फ ये कहता रहेगा कि नहीं 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 भारतीय इतिहासकार गलत बोल रहे हैं, कंपनी तो दोषी नहीं ही है? इतिहास में तुम्हारा जो भी निष्कर्ष है ना, वो निर्भर करता है तथ्य के ऊपर, वो निर्भर करता है तर्क के ऊपर। आप देखते होंगे कि हमारे देश का जो बेशरम राजनेता है और जो टीवी का बेशरम प्रवक्ता है, कई दफा उसके गर्दन झुक जाते हैं जब तथ्य और तर्क उसके विपरीत होते हैं। तो जब तथ्य और तर्क उसके विपरीत होते हैं तो अभी के डेट में क्या होता है कि आप एक अच्छा टीवी एंकर बैठा दीजिए, एक अच्छा एक्सपर्ट बिठा दीजिए उस विषय का, उसके बाद फिर 2-3 जिस भी पार्टी के प्रवक्ता को बिठाना है बिठा दीजिए। बस ये कोशिश रहे कि ये एंकर जो है वो रियल माने में एंकर हो और फ्री एंड फेयर एंकरिंग करता हो, और ये रियल माने में विशेषज्ञ हो और किसी से डरता नहीं हो। उसके बाद इन तीनों को पानी पिलाया जा सकता है, इनकी आंखें झुक जाएंगी, इनके चेहरे पे शर्मिंदगी बहुत साफ तौर पे दिखाई दे देगी, जबकि ये पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है।
लेकिन जो हिस्टोरियन है वो कुछ तो मेंटेन करेगा ना अपनी विश्वसनीयता। निष्कर्ष निकाल दिया कि टीपू दोषी है, लेकिन ये तब की बात है कि जब भारत का इतिहास अंग्रेज ही लिखा करते थे। भारतीय लोगों ने अभी इतिहास लिखना भी शुरू नहीं किया था। जब भारतीय लोगों ने इतिहास लिखना शुरू कर दिया और यह घोषित कर दिया कि भैया टीपू दोषी नहीं है, दोषी है ट्रवनकोर, और ट्रवनकोर इसलिए ऐसा दुस्साहस किया क्योंकि पीछे से अंग्रेजों ने हवा दिया था। हवा दिया है का एविडेंस एक यह है कि यदि ट्रवनकोर को हवा नहीं दिए थे तो उसकी रक्षा के लिए आपको युद्ध की कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी थी, क्योंकि यदि आपकी मर्जी के बगैर, आपकी सहमति के बगैर उसने क्रगनोर और जैकोटे की खरीद किया है तो देन यू वर नॉट ड्यूटी बाउंड। और नंबर 2, यदि हम गुंटूर से लेकर निजाम के साथ कॉर्नवालिस की बातचीत को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि कॉर्नवालिस वाज कमिटेड टू फाइट अगेंस्ट टीपू सुल्तान। अब इतने के बाद कोई बिल्कुल ही ढीठ टाइप का आदमी ही होगा जो कहता रहेगा कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानता कि कॉर्नवालिस दोषी है, मैं नहीं मानता कि कॉर्नवालिस की कोई भूमिका है। ये ढीठगिरी हो जाएगी। हिस्ट्री राइटिंग बिल्कुल ऐसी नहीं होती है। वो अब अपने पोजीशन को बदलेगा, और पोजीशन को बदलते हुए उसने कहा कि हाँ ठीक है, कॉर्नवालिस की भी गलती है, मान लिया। तब वो ये कहेगा कि कॉर्नवालिस की गलती है, किंतु क्यों? तो वो कॉर्नवालिस एक व्यक्ति के तौर पर पकड़ेगा। एक व्यक्ति और व्यवस्था में अंतर होता है। व्यक्ति और व्यवस्था में अंतर होता है। वो एक व्यक्ति को पकड़ता है, कहेगा कि एक व्यक्ति की गलती थी कॉर्नवालिस की, और इस तरीके से वो पूरी की पूरी कंपनी को बचा लेगा। इसलिए मैंने कहा कि उस व्यक्ति के माथे पे ठीकरा फोड़ देगा वो। तो भारतीय इतिहासकार जो अब लिखना शुरू कर दिया है इस विषय पर, वो फिर अगले चरण में इसको काउंटर करते हुए कहेगा व्यक्ति और व्यवस्था दोनों दोषी थे, सिर्फ व्यक्ति की गलती नहीं थी। व्यक्ति और व्यवस्था दोनों की गलती थी। तब हम जब कहते हैं कि व्यक्ति और व्यवस्था दोनों की गलती है और उसके लिए तथ्य दे देते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टेब्लिश कर दिया कि भाई कंपनी वाले पहले ही 2 लड़ाई लड़ चुके थे मैसूर से। कंपनी वाले तलवाई के बाद भी मैसूर से युद्ध जारी रखना चाहते थे, जिससे स्पष्ट है कि मैसूर उनका अब टारगेट नंबर 1 था। कंपनी ऑलरेडी अखिल भारतीय स्तर पर साम्राज्यवाद की ओर बढ़ रही थी, तो मैसूर तो उसी का एक हिस्सा था। तो इन तमाम एविडेंसेस के आधार पर हम कह सकते हैं कि कॉर्नवालिस जस्ट एक हेड ऑफ द ग्राउंड जीरो की भूमिका में था। ही वॉज फर्दरिंग द पॉलिसी ऑलरेडी ड्राफ्टेड बाय द कंपनी, और कंपनी के द्वारा बनाई गई नीति को ही एकदम आगे बढ़ा रहा था। अब हम एक देख रहे हैं कि ब्रिटिश हिस्टोरियन इतने स्पष्ट तथ्य और तर्क को काट नहीं सकता। जब वो काट नहीं सकता तो उसके बाद फिर दूसरे ब्रिटिश हिस्टोरियन ने क्या लिखा। जैसे एक हिस्टोरियन है, ये क्या कहते हैं, नाम मैं भूल रहा हूं, शायद मेरियट, जो भी हो, उसने कहा कि मान लिया कि कंपनी, मान लिया कि कंपनी दोषी थी, कंपनी दोषी थी, लेकिन इसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश सोसाइटी एंड कल्चर, इनको दोषी नहीं बताया जा सकता। इसके पीछे के पूरे पैटर्न को समझिए आप। साम्राज्यवादी इतिहासकार का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवादी इतिहासकार का मतलब होता है कि भारत में ब्रिटिश ने साम्राज्यवाद की स्थापना किया, साम्राज्यवाद की स्थापना किया,
किसने? ब्रिटिश ने। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? बलपूर्वक जीतना, छलपूर्वक जीतना, शोषण करना, भेदभाव करना, विरोध किया जाए तो दमन करना, यही है साम्राज्यवाद। अब देखोगे कि वो अनिल सिल नहीं है भाई, तुम अनिल देख के कंफ्यूज कर जाते हो, एनएल सिल है, एनएल, वो अंग्रेज है, साम्राज्यवादी है। तो साम्राज्यवादी व्यवस्था तो ऐसी थी। अब यदि मैं कहूं कि कोई साम्राज्यवादी इतिहासकार था, तो साम्राज्यवादी इतिहासकार का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवादी इतिहासकार का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवादी इतिहासकार का मतलब होता है कि वो इतिहासकार जो ये कहेगा कि ब्रिटिश शासन साम्राज्यवादी तरीके से स्थापित नहीं हुआ था और ब्रिटिश शासन साम्राज्यवादी तरीके से शोषण नहीं करता था, भेदभाव नहीं करता था, दमन नहीं करता था। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार का मतलब जो इतिहासकार अंग्रेजों के साम्राज्यवादी चरित्र को छुपाएगा। जब छुपाएगा तो वो क्या दिखाएगा? वो ये दिखाएगा कि अंग्रेज तो व्यापारी थे, व्यापार करने आए थे, जीत का उद्देश्य लेकर तो आए ही नहीं थे। तो अब सवाल ये उठता है कि जीत कैसे गए? तो जीत गए इसलिए क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें युद्ध में उतरने के लिए बाध्य किया और काबिलियत ने उनको जीत दिला दिया। और यही स्थितियां बार बार आई तो बार बार जीतते गए और फिर अंततः पूरा भारत उनके अधीन आ गया। तो यही सीले ने कहा है कि दुनिया के इतिहास में कभी कोई भी देश इतनी बड़ी उपलब्धि महज इत्तेफाक के बदौलत हासिल नहीं किया होगा जितनी बड़ी उपलब्धि अंग्रेजों को हासिल हुई है भारत की जीत के रास्ते। हमने इतना बड़ा देश जीता जबकि इसे जीतने के पीछे हमारा न तो कोई उद्देश्य था और न ही हमारी कोई योजना थी। उद्देश्य भी नहीं था और योजना भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जीत गए। हम तो एब्सेंट माइंडेडनेस में ही पूरा भारत जीत लिए, हमें खबर भी न लगी और हम जीत गए। ये लाइन ऑफ थॉट क्या बताता है? कि हम विजेता नहीं थे, हम तो व्यापारी थे। और उसके बाद जैसे ही कोई भारतीय इतिहासकार कहेगा कि नहीं देखो कॉर्नवालिस कितनी स्ट्रैटेजी के साथ में ये काम कर रहा था, तो जब तुम कॉर्नवालिस की गलती को तथ्यों से और तर्कों से बिल्कुल सिद्ध कर दोगे तो सामने वाला इतिहासकार अब अपने जगह पर रिजिड नहीं रहेगा, उसको संशोधन करना पड़ेगा ना अपने स्टैंड में। और मान लो वो इतिहासकार अब जिंदा नहीं है तो फिर कोई दूसरा अंग्रेज इतिहासकार इस विषय पर लिखना शुरू करेगा। हो सकता है कि अगले दशक में, हो सकता है 2 दशक के बाद, 3 दशक के बाद फिर कोई दूसरा इतिहासकार आएगा, लिखेगा इसी विषय पर। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार में सिर्फ एनएल सेल तो मात्र नहीं हुए ना, और भी लोग हुए। तो तमाम लोग इस विषय पर लिखते रहते हैं। तो पहले तो सीधा सीधा कह दिया कि हमारा तो कोई उद्देश्य नहीं था, और दोषी कौन? तो भारतीय रजवाड़ा। इसी में बात निकल के आई कि जब हमने दोष दिखा दिया कॉर्नवालिस का तो वो कह देगा कि हाँ ठीक है कॉर्नवालिस दोषी था, कंपनी नहीं। हमने कंपनी का भी दोष दिखा दिया तो कह देगा हाँ कंपनी दोषी थी, ब्रिटिश सरकार दोषी नहीं थी, जनता दोषी नहीं थी, समाज दोषी नहीं है, संस्कृति दोषी नहीं है। सवाल ये उठता है कि ऐसा वो करते क्यों है? तो हमने कहा कि साम्राज्यवादी इतिहासकार ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आज हम भूमंडलीकरण के जमाने में जी रहे हैं। दुनिया एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेशन की ओर जा रही है, और इंटीग्रेशन के जमाने में यदि अंग्रेजों को या पश्चिमी जगत के देशों को, पूरे यूरोप को, अमेरिका को हमलावर के तौर पर धोखे से, छल बल का इस्तेमाल करके जीत लेने वाले के तौर पर देखा जाए तो दुनिया में उनके इंटीग्रेशन का जो स्कोप है वो घट जाएगा।
और उनके इंटीग्रेशन का स्कोप जब घट जाएगा तो ऐसे स्थिति में उनके विकास की संभावनाएं बाधित हो जाएंगी। अपने विकास की संभावना को जिंदा रखने के लिए भूमंडलीकरण के दौर में अपने को पूरी दुनिया से बिल्कुल ही अभिन्न तरीके से जोड़ने के लिए अपनी छवि को ठीक करने की जरूरत महसूस होती है उन्हें। जब उन्हें अपनी छवि ठीक करने की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने इसीलिए ये कहना शुरू कर दिया कि भैया हम तो व्यापारी थे, जीतने के उद्देश्य से नहीं आए थे, जीतने का उद्देश्य था नहीं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ गई कि युद्ध में हमें धकेल दिया, तो काबिल थे तो जीत गए, अदरवाइज जीतने का कोई लक्ष्य नहीं था। बेसिकली वो अपनी छवि चमकाने की या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो अपनी छवि बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और सवाल ये उठता है कि सिर्फ और सिर्फ वही तो नहीं लिख रहे हैं ना, साम्राज्यवादी लोगों के लिखने के समानांतर भारतीय राष्ट्रवादी भी लिख रहा है, और राष्ट्रवादी जब उनके द्वारा रखे गए कॉन्सेप्ट को तार तार कर देगा अपने तथ्यों और अपने तर्कों से, तो उन्हें कुछ तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो फिर देखते हैं कि क्या उपाय बच गया हमारे पास अपनी छवि को बचाए रखने के लिए। तो कहते हैं कि ठीक है, कॉर्नवालिस गलत था, क्लाइव गलत था, वॉरेन हेस्टिंग्स गलत था, वेलेस्ली गलत था, डलहौजी गलत था, लॉर्ड लिटन गलत था, लॉर्ड कर्जन गलत था। वो व्यक्तियों की गलतियां मान लेते हैं फिर, और व्यक्ति की गलती मानकर फिर व्यवस्था को बचा देते हैं, व्यक्ति की गलती मान के व्यवस्था को बचा देते हैं। तब फिर भारतीय इतिहासकार उस विषय को उठाता है और कहता है कि सिर्फ व्यक्ति की गलती नहीं, व्यवस्था की भी गलती है, और तब तो वो पूरी कंपनी पर दोष लगा देते हैं। जब अंग्रेज इतिहासकार देखता है कि कंपनी की गलती को सिद्ध करने के लिए भारतीय इतिहासकारों के पास में, राष्ट्रवादियों के पास में तथ्य भी हैं और तर्क भी हैं, तो वो फिर एक नया स्टैंड लेता है और कहता है कि हाँ, मान लिया कि कंपनी की गलती है। उन्हें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, एक व्यापारी कंपनी के माथे पे सारा सारा ठीकरा फोड़ के इंग्लैंड को एक नेशन के तौर पर हम बेदाग बता देंगे, उनकी गलती नहीं दिखेगी, किसी को गलती छुपी रह जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट अ नेशन विल रिमूव, सॉरी, अ नेशन विल बी फ्री फ्रॉम द चार्जेस। एटलीस्ट एक राष्ट्र जो है वह आरोपों से मुक्त रहेगा, आरोपों से बरी रहेगा। एक मिनट रुको यार, ये क्या है? योर ऑफिशियल सपोर्ट ऑल योर पासवर्ड एंड डाटा एट रिस्क, इंस्टॉल फ्री लॉकर।
तो हम ये देख रहे हैं कि साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बीच में टकराव चला। राष्ट्रवादियों ने जब ये सिद्ध कर दिया कि कंपनी दोषी है, तो फिर साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने ये कहना शुरू कर दिया कि चलो ठीक है, एक व्यापारी कंपनी के माथे सारा दोष मर देते हैं, कह देंगे कंपनी तो आखिर प्राइवेट लोगों की कंपनी थी ना, हम मान लिए कोई गलत कंपनी थी, तो अब तो कंपनी नहीं बची, अब कंपनी तो खत्म हो गई, कम से कम हम इंग्लैंड के ऊपर तो आंच नहीं ना आने देंगे, देश को बचा लेंगे। क्योंकि देश का मतलब होता है फिर देश की जनता, देश की जनता, देश का समाज, देश की संस्कृति। जब आप किसी देश की संस्कृति को, देश के समाज को, देश की जनता को दोषी मानने लगते हैं, तब तो उसके बाद में देश की पूरी पॉलिटिक्स ही दोषी मान ली जाती है। और पॉलिटिक्स में तो गवर्नमेंट एक जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी जाएगी, चौथी जाएगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन हम कहेंगे तुम्हारी तो संस्कृति ही बेसिकली दूसरे के देशों में मौका पाके घुस जाने और वहां पर कब्जा कर लेने और उसको लूटने और उसको मिटाने की रही है, तो तुम पर कैसे भरोसा करें। इस ख्याल से उनकी कोशिश रहती है कि जहां तक हो सके हम अपने देश की गलती को न स्वीकार करें। इसीलिए देखो तो वो लाइन ऑफ थॉट आता है कि भारत में ब्रिटिश जीत के पीछे, ब्रिटिश जीत के पीछे राष्ट्रीय सहमति नहीं थी, राष्ट्रीय सहमति नहीं थी। भारत में ब्रिटिश जीत के पीछे राष्ट्रीय सहमति नहीं थी। तो राष्ट्रीय सहमति नहीं थी, यह भी एक हिस्टोरियन का स्टेटमेंट है जिसपे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैं आपको यह कह रहा हूं कि आज तक जहां तक क्वेश्चन आया है वो बस वहीं तक है कि भारत को हमने बेखबरी के दौर में जीत लिया, लेकिन अब उसके आगे का अध्ययन आ चुका है जिस अध्ययन पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और मैं उसी अध्ययन पर क्वेश्चन की संभावना को ध्यान में रखकर शुरू से ही यह बताता रहा हूं कि कंपनी तो कठपुतली की तरह थी, उसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपना उद्देश्य था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की अपनी योजना थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपना उद्देश्य था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की अपनी योजना थी। यह बात मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, लिखवा भी चुका हूं। इसके बाद फिर आपको मैंने यह भी कहा था कि कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या दिया। तो परमिशन दिया था कि आप भारत जीत सकते हो, उसके बाद कॉपरेशन भी दिया था कि आपको हम सहायता देंगे, आर्थिक सहायता भी देंगे, सैनिक सहायता भी देंगे। इसके बाद फिर जब कंपनी ने भारत को जीतना शुरू किया और इंग्लैंड की सरकार की सहायता से जीतना शुरू किया, तो उसी दौरान यह भी स्मरणीय है कि कंपनी को इंग्लैंड की सरकार ने पहले ही कह रखा था कि आपका झंडा कौन सा होगा, तो यूनियन जैक। मतलब इंग्लैंड की सरकार का झंडा। यह कह के रखा था कि भारत में आप जो भी उपलब्धियां हासिल करेंगे, किसके नाम पर, तो उपलब्धियां ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम पर।
यानी कंपनी को कभी भी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी बनने का मौका नहीं था। जो भी उपलब्धियां हासिल करनी थी वो सारी उपलब्धियां आपको हासिल करनी थी, वो सारी उपलब्धियां आपको हासिल करनी थी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम पर। तीसरी क्या बात है? तीसरी बात यह है कि सत्रह सौ पैंसठ के बाद कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेवेन्यू में हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। मांगना आरंभ किया कि भाई आप तो भारत के एक बड़े प्रदेश बंगाल के ऊपर जीत के बाद वहां का रेवेन्यू प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं, तो उस रेवेन्यू का जो भी बेनिफिट आपको होता है उसका एक हिस्सा हमको भी दीजिए। और फिर 1773 से आगे बढ़िए तो आपको यह दिखाई देगा कि बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, 73 का, 84 का, 1793 का, 1813 का, 1833 का, 1853 का। इन सब के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इंग्लैंड की संसद का कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। यानी कि 73 से लेकर 1858 तक क्रमशः नियंत्रण का विस्तार हुआ और अंततः 1858 में क्या हुआ, तो कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई। कंपनी की सत्ता ही समाप्त हो गई। तो फाइनली हमने यह देखा कि इंग्लैंड की सरकार पर्दे के पीछे से भारत जीत रही थी। उद्देश्य ऑलरेडी बता चुका हूं कि उन्हें बहुत तरह के फायदे की उम्मीद थी कि भारतीय बाजार की प्राप्ति हो जाएगी, भारत में हम अपने लिए कच्चा माल का इंतजाम कर लेंगे, भारत से हमको अपने देश के पूंजीपतियों के लिए निवेश का बाजार मिल जाएगा, भारत से हमें एक बड़ी सेना मिल जाएगी जिसका इस्तेमाल करके हम दुनिया जीत सकते हैं, भारत में हमको अपने लोगों के लिए नौकरी का एक बड़ा अवसर मिल जाएगा, भारत से हमारे लिए धन का निष्कासन होता रहेगा, भारत में हम अपनी संस्कृति का भी प्रसार कर सकते हैं। संस्कृति का प्रसार कर सकते हैं का उद्देश्य सरकार का कभी प्राइमरी उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन देश के अंदर समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं और लोकतांत्रिक राजनीति में उन सब लोगों का अपना अपना एक पॉलिटिकल से होता है। आप सोचो ना कि आपके देश में यदि विपदा चरम पर है और कोविड का क्राइसिस देश के अंदर आंधी तूफान मचाए हुए है, उस समय भी स्थिति यह है कि कुंभ का स्नान चल रहा था और कुंभ का जो स्नान चल रहा था उस स्नान के दौर में हम देखते हैं कि यार ये हमारे मोबाइल में क्या आ रहा है बार बार, योर इंफॉर्मेशन इज एक्सपोज टू एवरीवन, क्लिक नाउ टू सिक्योर योर डाटा, योर आईफोन इज इन्फेक्टेड, यू नीड टू डाउनलोड एड प्रोटेक्शन। क्या ब्लॉक सिस्टम मैसेज ब्लॉक, यू
चलिए, तो हम ये कह रहे थे कि यदि हम 1773 से लेकर 1858 के बीच में वो आईफोन से सिक्योर्ड, ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को जीता। ईस्ट इंडिया कंपनी को पीछे से इंग्लैंड की सरकार ने सहायता दिया। सरकार ने सहायता दिया तो सरकार का अपना उद्देश्य था, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनकी योजना ये थी कि पूरी दुनिया हम अपने बलबूते नहीं जीत पाएंगे, धीरे धीरे हमें पूरी दुनिया जीतना है तो अनेक कंपनियों को इस रास्ते पे लगाना पड़ेगा। इस रास्ते पर कंपनियां यदि लगी रहेंगी तो कंपनियां अपने आप जीत लेंगी, हम बस उनको सपोर्ट करते रहेंगे। यही है पूरा मामला। अब हो गया काम खत्म। देन दे सर आईफोन वो है क्या है, क्या है वो आईफोन से सिक्योर्ड है। अच्छा चलिए, सब तो हो गया। अब मैं आपकी इस समस्या का समाधान निकाल चुका हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने और भी सवाल पूछा, उन सवालों का अब हम लोग सर महाराज रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई। उनकी मृत्यु पूरे पंजाब के लिए अराजकता के विस्फोट का संकेत था। अरे बात इतने भर की है कि रणजीत सिंह के मरने के बाद राजनीति अस्थिर हो गई। 10 साल के अंदर 4 राजा गद्दी पर बैठे हैं। पंजाब में जितने भी दरबारी पृष्ठभूमि के लोग थे उनके कई सारे खेमाबंदी हो गए। 2 गुट मूल रूप से प्रधान हो गया। गुटबंदी के कारण पूरी की पूरी सत्ता बिखर गई। अंतोगत्वा एक गुट ऐसा निकला जो कि अंग्रेजों के पास पहुंच गया कि आप हमको अपना मित्र समझिए और आपको हम जीतने में सहयोग देंगे तो आप हमको वजीर बना दीजिएगा और हमारी प्रभुता बढ़ जाएगी। लाल सिंह ने वही काम किया। राजनीति में जो होता है राजतंत्र के अंतर्गत वही हुआ है। राजतंत्र में एक राजा के मरने के बाद में उत्तराधिकार की समस्याएं आती है। उत्तराधिकार की समस्या को सॉल्व करने की जरूरत होती है। मैंने आपको कल यही बताया था कि रंजीत सिंह को बेसिकली दूरगामी दृष्टिकोण का परिचय देना चाहिए था, जो नहीं दे पाया वो। और अंग्रेज इस कोशिश में लगे हुए थे कि हम इस बूढ़े शासक को मरने देते हैं, इसके मरने के बाद अपने आप हमको मौका मिलेगा कि हम इस देश इस सत्ता को निपटा देंगे। हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हमको ये मौका मिल जाएगा कि हम इसे निपटा देंगे। और मिल गया मौका। इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेजों को सिखों से उस समय लड़ने का मौका मिला जबकि सिख सबसे ज्यादा कमजोर थे। पलासी का युद्ध ने इस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता को चिन्हित किया। पलासी का युद्ध ने इस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता को चिन्हित किया। इस तरह से वो कैसे समझे? इस तरह से मतलब तुम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ रही हो क्या? इस तरह से का कोई मतलब नहीं है। तुम सिंपल यह लिख दो कि पलासी की लड़ाई के बारे में कुछ लोग कहते हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि यदि
कोई हिस्टोरियन एक स्टेटमेंट देता है तो क्वेश्चन बनाने वाले उसके स्टेटमेंट के एक हिस्से को पकड़ लेता है, उसमें कई दफा एक आध शब्द को लेकर आपको गड़बड़ी नजर आती है। वो भी गड़बड़ी इसलिए होती है क्योंकि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में कुछ और है, ट्रांसलेशन मतलब सॉरी माफ करिए, ओरिजिनल अंग्रेजी में कुछ और है, हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है तो कई दफा एक आध शब्द इस तरीके से उटपटांग तरीके का आ जाता है। मतलब बस इतने भर के है कि पलासी की लड़ाई ने भारत में कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता को चिन्हित किया। इस विषय के ऊपर तुम्हें बात करनी है। अब तुमको मालूम है कि सर्वोच्चता के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि पलासी की लड़ाई ने आखिर कितना कंट्रीब्यूशन किया है, इसके ऊपर तमाम तरीके की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। टीपू की तुलना में हैदर ज्यादा कूटनीतिज्ञ था, तो टीपू क्या, तुम्हारा स्टेटमेंट बहुत क्लियर नहीं है कि सर टीपू की तुलना में हैदर ज्यादा कूटनीतिज्ञ था। हाँ था, मान लिया, लेकिन उसके आगे क्या? तो टीपू को शेरे मैसूर क्यों कहा जाता है? तो शेरे मैसूर कहा जाने के पीछे का कारण ये नहीं है कि वह बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। शेरे मैसूर कहा जाने के पीछे दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक ये कि एक तो ऐसा है कि सारे लोग तो उनको शेरे मैसूर कहते नहीं, कई लोग तो उसे एक दुर्दांत के रूप में भी देखते हैं, कट्टरपंथी के रूप में भी देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उसको शेर मैसूर कहते हैं, और जो कहते हैं वही साधा पे कहते हैं कि वो लड़ता रहा, लड़ते हुए मरा। लड़ते हुए चूंकि मरा है और उसके पास में समझौता करना, सरेंडर करना जैसा विकल्प था, उसने विकल्प नहीं चुना है। वो कहता था, खुद भी कहता था कि शेर की तरह एक दिन लड़ते हुए मर जाना बेहतर विकल्प है बनिस्पत इसके कि हम गीदड़ की तरह 100 दिन जिए और किसी के सामने सर झुका के जिए। तो गीदड़ की तरह सर झुका के जीने के विकल्प को वो नहीं पसंद करता था, इस वजह से ये बात कही जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या है कि हम ये देख सकते हैं कि हिस्ट्री में तो छवि चित्रण का भी काम होता है ना। जो लिखने वाला आदमी है उसका भी एक पूर्वाग्रह होता है, वो किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में लिखता रहता है। हम आज ही देखे तो एक बहुत चर्चा चल रही है कि राणा प्रताप के बारे में लोग कहते थे कि भाई वो कितना बड़ा भाला लेके चलते थे, कितना बड़ा तलवार लेकर चलते थे, कितना बड़ा कवच लेकर चलते थे। कुल मिलाकर देखो तो इस सब से पता चलता है कि वो करीब 300 किलो का वजन लेकर चलते थे। अब 340-50 किलो का वजन लेकर कोई चलता है, ये संभव है कभी? लेकिन छवि है, राणा प्रताप 7 फीट 6 इंच लंबा थे और बहुत शक्तिशाली थे और कई 100 किलो का पूरा वजन लेकर चलते थे। तुम खुद बताओ, तुम यदि योद्धा होगे तो तुम ज्यादा से ज्यादा वजन लेकर चलोगे या कि कम से कम वजन लेकर चलोगे? ज्यादा से ज्यादा वजन लेकर चलोगे कि कम से कम वजन लेकर चलोगे? और यदि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ही आस्था का शिकार ना हो गई हो तो तुम बताओ, तुम्हें लगता है कि कोई आदमी 300 किलो का वजन लेकर चल सकता है? तुम लोग बताओ, क्या लगता है तुम लोग को कि कोई आदमी 300 किलो का वजन लेकर चल सकता है? नहीं पॉसिबल है, मुझे तो नहीं लगता। खैर चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वेश्चन लिखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की संसद ने किस
तरह से नियंत्रित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की संसद ने किस तरह से नियंत्रित करने की नीति अपनाया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की संसद ने किस तरह से नियंत्रित करने की नीति अपनाया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की संसद को किस तरीके से नियंत्रित करने की नीति अपनाया? क्या आप सहमत हैं कि कंपनी और इंग्लैंड की संसद के बीच भी एक द्वैध की स्थिति थी? क्या आप सहमत हैं कि कंपनी और इंग्लैंड की संसद के बीच भी एक द्वैध की स्थिति थी? क्या आप सहमत हैं कि कंपनी और इंग्लैंड की सरकार के बीच भी एक द्वैध की स्थिति थी? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करिए। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करिए। मैं प्रश्न लिख भी देता हूं बोर्ड पर। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से नियंत्रित करने की नीति अपनाया? क्या आप सहमत हैं कि क्या आप सहमत हैं कि क्या आप सहमत हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच भी एक द्वैध की स्थिति थी? आप लोगों को प्रश्न का उत्तर तैयार करना है। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं। आप 5 मिनट में इस प्रश्न का उत्तर तैयार करिए। इसके माध्यम से हम प्रश्न के आंसर राइटिंग की ओर भी जाएंगे और साथ ही साथ में इसके रास्ते हम आगे के टॉपिक में भी जाएंगे। एक तरह का मध्यांतर है ये। लिखने की कोशिश करिए। ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा क्या है जी? क्या सच में उनका भाला 80 किलो का? ना भैया, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन ना तत्काल इस आंसर क्यों रहिए आप लोग।
अभी अभी 1-2 मिनट और ट्राई करना है होगा आप लोगों को। अभी अभी 2 मिनट और ट्राई करिए। पार्लियामेंट ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए क्या एक्ट बनाया और उन एक्ट के माध्यम से धीरे धीरे उन्होंने पूरी कंपनी को नियंत्रित कर लिया। इन एक्ट के माध्यम से अब असली रूल तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था और भारत में शासन चलाने की जिम्मेदारी उन्होंने कंपनी को दे रखी थी। और आगे बढ़ाइए आप लोग। अब आप लोग अपना आंसर बढ़ाइए। कामदेव बाबू, आपने आंसर लिखा है? कामदेव, या जिन्होंने भी लिखा है अब आप लोग फटाफट अपना आंसर देना शुरू करिए। कुणाल, पप्पू, कबीर, मनोज, सुषमा, प्रदीप। दैट इज उपेंद्र 1773 एक्ट देन ईसी एंड ब्रिटिश कंपनी प्रपोज एक्सप्लेन एंड लास्ट कंक्लूजन। अच्छा, उमेश दास का पढ़ रहा हूं। ओहो, रुको भाई, किसी का पूरा नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाती पढ़ने में। कहाँ भेज? तो सर इसी पर स्क्रीन पे देखो ना, स्क्रीन पे ही भेजो। 57 के बाद 1773 के बाद से लेकर अलग एक्ट। और हाँ, ये तो मैं समझ गया। आप ही का था क्या काम दे बाबू? और किसी का पीछे चला जाता है तो एक बार में एक ही भेजिएगा। जैसे ही मैं कहूँ कि एक आ गया तो फिर रुक जाइएगा। एक आ गया है, पढ़ने दीजिए अभी। इंडिया एक्ट 1793 1873 से क्रांति के बाद भारत से कंपनी शासन का अंत कर संसद में शासन करने का संसद दोनों के मध्य संबंधों का आधार राष्ट्रीय हित दोनों पर नहीं था तथा दोनों के मध्य संबंधों में संसद कंपनी पर हमेशा पकड़ की कोशिश करती थी, लेकिन साम्राज्यवाद स्थापित करने में कंपनी की मदद भी करती थी। ठीक है, आगे बढ़िए। टाइपिंग मिस्टेक की चिंता नहीं है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए आप। निशा, पहले कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट की मेहतवान की पूरी के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए।
ब्रिटिश गवर्नमेंट की जीत कंपनी को 73 के बाद से अलग अलग एक्ट रेगुलेशन के द्वारा 1773 से 1858 इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देंगे इसके प्रथम में। ठीक है आगे बढ़िए। अमरेंद्र पटेल जी का तो हो गया। झंडे का उपयोग ईस्ट इंडिया कंपनी प्रदेश राजस्व से हिस्सा मांगने लगा, क्रमशः कह सकते हैं कंपनी शासन इंडियन ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी। ठीक है आगे बढ़िए। बबली 1688 से हो, फिर दूसरा आ गया तो नहीं समझ पाऊंगा। पहले बबली वाला दोबारा, बबली तुम दोबारा भेजो अपना, बबली तुम अपना दोबारा भेजो। और बहुत लंबा आता है ना किसी का आंसर तो पूरा का पूरा स्क्रीन पे आता नहीं है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। बबली दोबारा भेजो। चलिए ठीक है पढ़ लिया इसको, आगे बढ़िए। लक्ष्मण सिंह, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरुआत से ही कंपनी को नियंत्रण में रखा और कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टर थे। प्रारंभ में क्या स्थिति रही, उसके बाद जो स्थिति बनी उसके आधार पर जो कानून बनाने की जरूरत थी। ठीक है फिर कुछ घटनाओं को कानून दिखाकर। ठीक है प्रतिभा, प्रतिभा तुम भेजो अपना, तुम्हारा दोबारा भेज दो। प्रतिभा तुम दोबारा भेज दो, मैं तुम्हारा देख नहीं पाया हूं। भेजो भेजो फटाफट भेजो। अब मैं सबका पढ़ चुका हूं, कुछ लोगों को एडिशनल भेजना है तो भेज दीजिए जल्दी से। चलिए मनोज भाई आप मेरा कॉपी करके सर को भेज दो। उपयोग ब्रिटिश जीत, गवर्नमेंट की जीत, कंपनी को आर्थिक सहायता देकर एकाधिकार व्यापार के लिए चरण। ठीक है समझ गया। क्रियाकलापों से सम्राटों काल में कंपनी में हिस्से की मांग को लेकर उठे विवाद। नंबर 2 कंपनी द्वारा लगाए गए कई नियम विवादास्पद स्थिति में थे। गवर्नर के चयन में विवाद रहा किंतु। चलिए ठीक है हो गया। अब आप लोग अब अपनी बातें कह चुके हैं, अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आप लोगों की बात मैं पढ़ चुका, सारे लोगों का जितना मैं देख सका मैं देख लिया। इसके तहत कुछ चीजों में मैं देख रहा हूं, कुछ लोगों का तो फोन भी आया है, कुछ लोगों के फोन पर भी आया है, लेकिन खैर इसमें तो पूरा नहीं देख पाया हूं। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। प्रदीप, भारत को लूटना और ईमानदार बनाने की कोशिश करना, दिस इज द मेन फीचर ऑफ ब्रिटिश। बबली 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति, उन्होंने नियंत्रण किया कंपनी और गवर्नमेंट के। निशा तिवारी, पहले गवर्नमेंट जनरल को नियंत्रण का, बबली कंपनी को हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट हेल्प करती थी। ठीक है वेरी गुड। अब देखो, अब तुम लोग रहने दो, जितना करना था वो कर लिया, अब इसको रहने देते हैं और अब यहां शुरू करते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से नियंत्रित किया। सबसे पहला पॉइंट अपने को यह दिखाना है कि एक है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का परिचय देना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का परिचय, आंसर राइटिंग का पैटर्न समझो। आंसर राइटिंग में ना हमारे मन के आइडियाज को धुंधले तरीके से नहीं रखा जाता है, एकदम ऐसे तरीके से रखा जाता है जैसे मकान बनता है। मकान सपनों का एक बस धुंधलका नहीं होता है,
उसमें ईंट को ईंट के ऊपर रखा जाता है और उसमें एक बैलेंस देखा जाता है कि कौन सा पॉइंट पहले रखेंगे, फिर कौन सा पॉइंट उसके बाद रखेंगे, फिर कौन सा पॉइंट उसके बाद रखेंगे, ताकि वह एक भवन की तरह डेवलप हो जाए, वो गिरे नहीं, हवा के झोंके में भी न गिरे, पानी के बहाव में भी न गिरे। ठीक। तो सबसे पहली जरूरत इसमें है कि हम बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या परिचय है। एक बात कि यह एक व्यापारिक कंपनी थी, एक व्यापारिक कंपनी थी। इसमें शेयर होल्डर्स थे, इसमें शेयर होल्डर्स थे। यह एक व्यापारिक कंपनी थी, इसमें कुछ शेयर होल्डर्स थे। इसके बाद और क्या है, तो इसके अंतर्गत यह कहानी है कि यह कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से चलती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से चलती थी। फिर क्या है कि इसने ही भारत जीता और 1858 तक भारत पर शासन चलाया, शासन चलाया। यानी यह समझो कि क्या कोई नई बात हम कह रहे हैं? नहीं। आंसर राइटिंग बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी बातों की मांग नहीं करता है। आंसर राइटिंग प्रश्न में दिए गए एक एक शब्द को ठीक से समझ के उनको इंट्रोड्यूस करते हुए, उन्हें सही स्तर से अरेंज करते हुए डेवलप होता है। तो इसमें हमने सबसे पहले कह दिया कि जैसे क्वेश्चन देखो ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से नियंत्रित किया? किसको नियंत्रित किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पर हम बाद में आएंगे। पहले हमने कह दिया कि एक व्यापारी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से, उसने किस तरीके से अपने को गवर्न किया, तो शेयर होल्डर्स ने उनके डायरेक्टर्स को चुना और उन्हीं के माध्यम से इनका शासन चलता था। उन्होंने ही भारत को जीता और जीतकर 1858 तक भारत में शासन चलाया। बस इतनी बात। और तब कहते हैं कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी एक संप्रभु सत्ता थी? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी एक संप्रभु सत्ता थी? तो उत्तर है नो। वह एक स्वायत्त सत्ता थी, स्वायत्त सत्ता थी। स्वायत्त मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस, ऑटोनोमस सत्ता थी। संप्रभु में क्या होता है कि आप शक्ति
का स्रोत होते हैं और सत्ता का केंद्र होते हैं। सत्ता का केंद्र होते हैं। आप शक्ति का स्रोत होते हैं और सत्ता का केंद्र होते हैं। जैसे अभी की बात हम यदि करें तो वी द पीपल, हम ही लोग शक्ति का स्रोत हैं और सत्ता का केंद्र भी हम ही लोग हैं। अब ये और बात है कि हमने कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर तमाम प्रकार की राजनीति को फलने फूलने का मौका दे दिया है, तो सत्ता हमारे खिलाफ हो जाती है। लेकिन थ्योरेटिकली समझना है तो हम ही सत्ता का सोर्स हैं और हम ही सत्ता के केंद्र हैं। अब देखो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब हमने कहा कोई एक स्वायत्त सत्ता थी, तो इसका मतलब क्या है? स्वायत्त सत्ता का मतलब होता है कि उसे किसी और ने शक्ति दिया था। उसे किसी और ने शक्ति दिया था। किसने दिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शक्ति दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन थी? सॉवरेन। ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉवरेन थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट संप्रभु थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट संप्रभु थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज सॉवरेन, और इसलिए वो सत्ता का स्रोत है, ये शक्ति का स्रोत है, वही सत्ता का केंद्र है। जब वो शक्ति का स्रोत है तो इसका मतलब है कि वो शक्ति देती थी और देती है, ले भी सकती है, ले भी सकती है। तो ऐसे में क्या है कि कंपनी के पास कोई भी अपनी शक्ति नहीं थी। अपनी शक्ति नहीं थी। जितनी भी शक्ति थी ना कंपनी के पास में, तुम समझोगे कि कंपनी ने पूरा भारत जीत लिया, तो ठीक है, कंपनी ने पूरा भारत जीत लिया। इसकी पूरी शक्ति किसके हाथ में है? इसकी पूरी शक्ति किसके हाथ में है? तो कंपनी के हाथ में है। बहुत अच्छी बात है, वो इनके ऊपर रूल करती है। ठीक है, लेकिन कंपनी की शक्ति का स्रोत है ब्रिटिश गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इन्हें तमाम प्रकार के अधिकार दिया है, दिया है, और उसके बदौलत इन्होंने भारत जीता है। अब भारत को रूल कर रही है, यानी भारत को जीतने का और भारत को रूल करने का अधिकार दिया है। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। किसको? कंपनी को। तो कंपनी के पास में जो कुछ भी है भारत में, वो इनके द्वारा दी गई सहमति के आधार पर निर्भर है। और उसके बाद तब दूसरी बात है कि जब इन्होंने दिया है तो ये ले भी सकती थी।
ले भी सकती थी। और तब हम कहते हैं कि धीरे धीरे ले भी ली। और तब कहते हैं कि 1773 से इसकी प्रक्रिया आरंभ हो गई। आरंभ हो गई 1773 से इसकी प्रक्रिया आरंभ हो गई। 1858 में यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई। 1858 में यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई। 1773 से यह प्रक्रिया आरंभ हुई और 1858 में जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई। इसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या है कि 1800 सॉरी इसके बाद तब क्या है कि द्वैध क्या द्वैध था क्या? द्वैध का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन की ओर चल के देखो। क्या आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच एक द्वैध की स्थिति थी? तो द्वैध का क्या मतलब है? द्वैध का तात्पर्य है सत्ता का दो परस्पर विरोधी हित वाली शक्तियों में विभाजित होना। तो द्वैध का पहले हमने मीनिंग समझाया। द्वैध का मीनिंग है कि सत्ता का परस्पर विरोधी हित वाली शक्तियों में विभाजित होना। तो अब देखें कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ऐसा संबंध था? ऐसा संबंध था? ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में क्या ऐसा संबंध था? क्या हम इनके संबंध को परस्पर विरोधी हित वाली शक्तियों के विभाजन के रूप में देख सकते हैं? तो हमें इसकी जांच करनी होगी। तो कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य दोहरा संबंध था। दोहरा संबंध, दोहरा संबंध। दोहरा में क्या होता है? एक तरफ कंपनी भारत जीत रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट
ने उसे माने कंपनी को उसे उसे अनुमति दिया अनुमति दिया फिर सहयोग दिया अनुमति दिया और सहयोग दिया। तो यहां पर तो लगता है कि दोनों एक ही हैं। ये है इंडिया, इसको जीत रही है कंपनी और इनको सहायता मिल रही है गवर्नमेंट से। तो ये तो एक ही है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि दोहरा संबंध है। तो दूसरा पक्ष क्या है? तो यह कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना हित चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना हित चाहती थी। तो यहां पर इस शब्द को ठीक से समझना पड़ेगा। अपना हित का मतलब अपनी कंपनी का मतलब अपने शेयर होल्डर्स। उनकी संख्या तो मुट्ठी भर है। मुट्ठी भर शेयर होल्डर्स के हित में ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश पीपल के हित में सोचती थी। तो एक है पीपल इन जनरल, दूसरे शब्दों में कहिए नेशन ओवरऑल। और एक है मुट्ठी भर पीपल, इंग्लैंड की एक कंपनी मात्र। तो ऐसे समझो कि गवर्नमेंट सोचती है इनके हित को साधना। यह है इंग्लैंड का नेशन और इंग्लैंड के नेशन के लोग। और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी इनके हित को साधना। यह है इंग्लैंड के ही कुछ लोग जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे। बस ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। अब भारत को जहां तक जीतने का प्रश्न है, उसमें तो ये जीत रहे हैं और ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन भारत जब जीत लिया जाएगा तो वो किसके काम आएगा? ये चाहेंगे कि मेरे काम आए, ये चाहेंगे कि मेरे काम आए। दोनों अलग अलग हितों को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई? अब बात यह है कि अंतिम अथॉरिटी तो सरकार के हाथ में थी, क्योंकि अंतिम अथॉरिटी, अंतिम सत्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी। इसलिए 1773 के बाद
1773 के बाद हम देखते हैं कि संसद ने 1773 के बाद हम देखते हैं कि 1773 के बाद हम देखते हैं कि संसद ने कई ऐसे विधान पास किया जो जो कंपनी के हित के विरुद्ध थे, कंपनी के हित के विरुद्ध थे। जैसे कि 1813 में जैसे कि एक ही उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे उदाहरण तो अनेक दिए जा सकते हैं, आगे टॉपिक पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। जैसे कि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का अंत कर देना। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का अंत कर देना। जैसे कि 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का अंत कर देना। जैसे कि 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का अंत कर देना, यह कंपनी के लिए घातक था, यह कंपनी के लिए घातक था। फिर भी इंग्लैंड की संसद ने ऐसा किया, क्योंकि इससे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को लाभ पहुंचता था। क्योंकि इससे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को लाभ पहुंचता था। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक लाइन और लिख दीजिए। मोटे तौर कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है? मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि धीरे धीरे भारत में सत्ता कंपनी के हाथ से निकलती गई। सत्ता कंपनी के हाथ से निकलती गई और कंपनी के हाथ से निकलती गई और संसद के हाथ जाती गई। एग्जाम्पल्स को यहां एक्सप्लेन करने का स्पेस नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन
करना चाहो, यदि स्पेस मिले, जगह मिले तो कर सकते हो। आज क्लास यहीं पर रोकूंगा। आज आगे के टॉपिक को एक्सप्लेन करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फिर आज थोड़ा पहले क्लास छोड़ रहा हूँ। अभी इस आंसर के साथ में ही इस चर्चा को मैं आज रोक देता हूँ। धन्यवाद।